आपको क्या लगता है पॉलिटिशियन से बदला लेने के लिए इलेक्शन का वेट करना पड़ता है? बिल्कुल नहीं। इलेक्शन तो 5 साल में एक बार आते हैं, लेकिन मीम्स तो रोज बनाए जा सकते हैं। और शायद इसीलिए आजकल पॉलिटिशियंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओपोजिशन नहीं बल्कि पब्लिक का सेंस ऑफ ह्यूमर है। गन्ने का जूस 1 लीटर 110 रुपए में। जल्दी आइए, चले आइए, गन्ने का जूस। बीजेपी सांसद रवि किशन जिस तरह नेशनल ड्यूटी बोलकर एक शो से निकले थे तो देश को भी लगा कि पता नहीं कौन सा बड़ा बिल आने वाला होगा या पार्लियामेंट में कोई बहुत बड़ी चर्चा होने वाली होगी। लेकिन जब बाहर निकले तो पता चला जनाब को नेशनल ड्यूटी के नाम पर देश का मनोरंजन भी तो करना था, क्योंकि पिछले काफी समय से पूरा देश E20 पेट्रोल को लेकर शिकायत कर रहा था और चारों तरफ एक ही आदमी इस चर्चा का विषय बना हुआ था, नितिन गडकरी, जिसके चलते उससे ध्यान भटकाने के लिए कर्ण के रक्षा कवच की तरह रवि किशन सामने आए, जिन्होंने उनकी सारी ट्रोलिंग और मीम्स का भार अपने कंधों पर उठा लिया। एक के बाद एक ऐसे मूवमेंट्स दिए कि E20 के माइलेज का तो पता नहीं, लेकिन इंटरनेट का माइलेज जरूर बढ़ गया। पहले नेशनल ड्यूटी का बहाना, फिर स्टेज पर कमर मटकाना, पार्लियामेंट में फोटो खिंचवाना, नीट पेपर को न्यूज़पेपर बोल देना और न जाने क्या क्या बोला, जिसका असर ऐसा हुआ कि इंडिया अब तक इस ट्रोमा से उभर नहीं पाया। और इसमें रवि किशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई। लेकिन ये तो सिर्फ एक नमूना है। हमारे देश की राजनीति में एक से एक नेता ऐसे भरे हुए हैं जिनके हाथ में हम 140 करोड़ की जनता का भविष्य है। इसीलिए आज की वीडियो मजाक से ऊपर एक सीरियस मैटर को एक्सपोज करती है, तो अंत तक बने रहें। जय हिंद, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। रोड एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी की एक अलग ही खासियत है। उन्हें अपने काम का क्रेडिट लेने के लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो खुद ही एक सर्टिफिकेट भी है और एक एग्जामिनर भी। कोई रोड बना दी तो मैंने बनाई, कोई एक्सप्रेस वे बन गया तो मैंने बनाया, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू करना हो तो मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। मतलब क्या, वो देश और दुनिया से बिल्कुल अलग ही चल रहे हैं। हम जो इस देश की आम जनता है वो क्या पागल है, जो सरकार को इतना टैक्स भरती है और उसके बाद उनके मंत्री अगर हमें ये बताते हैं कि मैंने ये रोड बना कर दिया, मैंने वो एक्सप्रेस वे बना कर दिया, मैं अभी हवा में उड़ने वाली बस भी लाने वाला हूँ, ये सब क्या आखिर नितिन गडकरी अपने खुद के पैसों से कर रहे हैं, जो वो इसे देश को समर्पित करने के बजाय उल्टा देश पर ही एक बहुत बड़े उपकार के रूप में दे रहे हैं, जो वो हमेशा बस मैं की रट लगाए फिरते हैं। लेकिन फिर जब कोई गड़बड़ी हो जाए तो अपना हाथ ही ऊपर उठा लेते हैं। अभी पिछले कितने टाइम से नितिन गडकरी इथेनॉल का प्रचार कर रहे थे और खुद ही उसके ब्रांड एम्बेसडर बने घूम रहे थे। मीडिया में हर छोटा बड़ा अपडेट हरदीप सिंह पुरी से पहले खुद आकर बताते थे। लेकिन जब लोगों ने उनसे इथेनॉल से जुड़ी गड़बड़ियों को लेकर सवाल पूछना शुरू किया तो उन्होंने अपने हाथ खड़े करते हुए बड़ी ही आसानी से कह दिया ये तो मेरा डिपार्टमेंट है ही नहीं। मतलब इथेनॉल के नाम पर क्रेडिट मिलने की जगह जब लोगों के सवालों और इतनी भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा तो ये अपना पल्ला झाड़ते हुए लोगों पर ही डिफामेशन केस करने की धमकी देने लगे। अब चलो, जब इन्होंने इथेनॉल पर से अपना पल्ला झाड़ ही लिया तो हम भी इनके इथेनॉल छोड़कर इनके हाईवेज की बात करते हैं, जिससे खुश होकर एक बार दुबई के शेख तक ने मोदी जी से ये कह दिया था कि आप उन पर एक एहसान करते हुए कुछ महीनों के लिए नितिन गडकरी को दुबई एक्सपोर्ट कर दूं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये तो मोदी जी और दुबई का वो शेख ही जाने। लेकिन इंडिया में बढ़ते पोर्ट होल्स और करप्शन को देखकर इंडिया के बहुत से लोग ये चाह रहे हैं कि नितिन गडकरी दुबई ही चले जाए, क्योंकि दुबई जैसे रोड्स तो वो इंडिया में ला नहीं पाए, इससे वो खुद ही दुबई चले जाएं। क्योंकि नितिन गडकरी अपने तीसरी बार के कार्यकाल में काम से ज्यादा इथेनॉल और अपनी खुद की बढ़ाई करने में लगे हैं और वो दोनों में ही बार बार बुरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं। क्योंकि जब इथेनॉल की बढ़ाई करते हैं तो उसमें 10 तकलीफें और खड़ी हो जाती हैं। जब हाईवेज की बात करते हैं तो उसमें इनॉग्रेशन के कुछ ही दिन बाद बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिलते हैं। अभी रिसेंटली लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे ही देख लीजिए, जिसका इनॉग्रेशन हुए कुछ ही दिन हुए थे और उस एक्सप्रेस वे से कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई। अब 4200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में अगर इनॉग्रेशन के कुछ ही दिन बाद रोड की क्वालिटी पर सवाल उठने लगे तो सवाल सिर्फ उस रोड पर नहीं उठता बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा होता है। क्योंकि
ये सारा पैसा आम जनता का है जो सरकार को भारी भारी टैक्स पे करते हैं। जनता द्वारा गाड़ी खरीदने से लेकर रोड पर चलने के लिए टैक्स पे किया जाता है। लेकिन जब ये एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हुआ तो इतने बड़े प्रोजेक्ट की क्वालिटी चेक करने की जिम्मेदारी किसकी थी? अब आप ये कहकर तो अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये सब बारिश की वजह से हुआ है, वो भी तब जब इसका इनॉग्रेशन हुए सिर्फ कुछ ही दिन हुए थे। और स्पेस टेक्नोलॉजी का क्या हुआ जिसकी मदद से रोड्स बनाए जा रहे थे? मतलब सरकार स्पेस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करती है, जनता के टैक्स का हजारों करोड़ रुपए भी खर्च किया जाता है, लेकिन फिर भी ऐसी क्वालिटी की रोड्स बनाई जा रही है जो इनॉग्रेशन के कुछ ही दिन बाद पहली बारिश में बर्बाद हो जाती है। यही वजह है कि नितिन गडकरी को आज सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि हर बार जब भी कोई नया प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो उसकी अचीवमेंट का क्रेडिट लेने सबसे पहले पहुंच जाते हैं। रोड बनाने का क्रेडिट, एक्सप्रेसवे बनाने का क्रेडिट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का क्रेडिट। लेकिन जब वही इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी क्वालिटी को लेकर सवाल खड़े करने लगे तो अचानक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर और एजेंसीज की हो जाती है। अब ये डबल स्टैंडर्ड नहीं तो और क्या है? आप अगर किसी प्रोजेक्ट को अपनी अचीवमेंट बताते हैं तो पब्लिक को ये पूछने का भी हक है कि उस प्रोजेक्ट के क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। और यहाँ बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बल्कि रोड की क्वालिटी डायरेक्टली पब्लिक की सेफ्टी से जुड़ी है, जिसे यूं ही के अगर छोड़ा नहीं जा सकता कि हाँ थोड़ा बहुत तो बारिश की वजह से खराब हो ही जाता है। जब एक प्रोजेक्ट को बनाने में जनता के हजारों करोड़ रुपए लगे हो और उसके इनॉग्रेशन के कुछ ही दिन बाद उस रोड की ये हालत हो तो ये थोड़ा बहुत या बारिश की वजह से नहीं बल्कि मंत्रियों की अपनी लापरवाही की वजह से है। अब मैं इसमें मंत्रियों की ही लापरवाही इसीलिए बोलूंगा क्योंकि जब कोई अच्छा काम होता है या इनॉग्रेशन के टाइम बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं तो ये सिर्फ मैं करते हैं। और इवन किसी भी आने वाले प्रोजेक्ट के लिए जनता के पैसों को अपना बताकर ये कहते हैं कि मेरे पास पैसों की कमी नहीं है रोड्स और हाईवेज बनाने के लिए। तो जब कोई खराबी निकले तो उसकी जिम्मेदारी भी इन मंत्रियों की ही बनती है। और ये लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे कोई पहली घटना नहीं थी जिसे लेकर नितिन गडकरी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। इससे पहले दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का भी यही हाल देखने को मिला था, जहां इनॉग्रेशन के कुछ ही दिन बाद सड़क पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। फिर गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ तो उसमें भी कई जगह दरारें देखने को मिली। और ये सब देखने के बाद अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सड़क में इतने गड्ढे क्यों हैं, सवाल ये भी है कि आखिर हर बार पब्लिक को ही अपने पैसों से बने प्रोजेक्ट के क्वालिटी का रियलिटी चेक क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसकी कॉस्ट बताई जाती है, उसकी लेंथ बताई जाती है, स्पीड बताई जाती है, उसके फायदे तक गिनवाए जाते हैं और उसके बाद मंत्रियों के बड़े बड़े भाषणों में इन प्रोजेक्ट्स का क्रेडिट भी खुद ही ले लिया जाता है। लेकिन पब्लिक को ये कब बताया जाएगा कि जब उसकी क्वालिटी फेल हुई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे सवाल इनॉग्रेशन के स्टेज पर तो नहीं पूछे जाते और शायद इसीलिए हमारे यहाँ इनॉग्रेशन का इवेंट तो बड़ा होता जा रहा है लेकिन अकाउंटेबिलिटी का इवेंट कभी होस्ट ही नहीं हो पाता। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ रोड तक ही लिमिटेड नहीं है। कहीं स्टूडेंट्स एग्जाम्स को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, कहीं रिक्रूटमेंट को लेकर, कहीं पेपर लीक को लेकर, तो कहीं जॉब्स को लेकर। और हर जगह एक चीज बहुत कॉमन है कि पब्लिक से तो रिजल्ट मांगा जाता है लेकिन सिस्टम से रिजल्ट मांगने की आदत हमने अब तक बनाई ही नहीं है। एक स्टूडेंट अगर एग्जाम में फेल हो जाए तो उसे जवाब देना पड़ता है। एक स्टूडेंट अगर रिक्रूटमेंट के लिए सालों प्रिपरेशन करे तो उसे अपनी एज लिमिट का ध्यान रखना पड़ता है। एक स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट हो तो उसे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जब पूरा सिस्टम ही स्टूडेंट्स को बार बार डिसअपॉइंट करे तो उस सिस्टम से सवाल पूछने पर स्टूडेंट्स को ही प्रॉब्लम क्यों माना जाने लगता है? और इसी वजह से आज बात सिर्फ रोड्स तक ही सीमित नहीं है, बात उस माइंडसेट की भी है जहां ऊपर ऊपर से हर चीज सक्सेसफुल दिखाई देती है लेकिन नीचे खड़ी आम जनता असल में उस सक्सेस का परिणाम झेल रही होती है, जिसकी फ्रस्ट्रेशन आज देश भर के स्टूडेंट्स में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। क्योंकि स्टूडेंट्स को भी अपने फ्यूचर की रोड चाहिए, बस फर्क सिर्फ इतना है कि उस रोड पर गड्ढे नहीं बल्कि उनके पूरे के पूरे करियर का ही गड्ढा खोद दिया जाता है। दिल्ली में हुए सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद अब झारखंड में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान कई विपक्षी पार्टियों और नेताओं ने सरकार को घेरते हुए खूब आरोप लगाए थे। लेकिन जब वही प्रोटेस्ट उनकी खुद की गठबंधन की सरकार में हो रहा है तो उनकी बात सुनने के बजाय उन पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। मतलब जहां लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधी बिना कोई प्रोटेस्ट करे हेमंत सोरेन की सरकार पर दबाव बना सकते हैं, वहां सोशल मीडिया पर वो रील्स बना रहे हैं। क्यों? ताकि वो लोगों को दिखा सके कि उन्हें भी स्टूडेंट्स की चिंता है, भले ही वो स्टूडेंट्स किसी भी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो। झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है,
बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो। जनता को इन नेताओं की सहानुभूति नहीं बल्कि परिणाम चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी के इंस्टाग्राम रील बना देने से या भाजपा के किसी नेता के स्टूडेंट्स के साथ फोटो खिंचवा लेने से स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम तो सोल्व नहीं होने वाली। और स्टूडेंट्स को ना राहुल गांधी की रील चाहिए ना किसी और नेता का ट्वीट। उन्हें बस इतना चाहिए कि जिस एग्जाम के लिए उन्होंने इतने सालों तक मेहनत करी वो बिना किसी इरेगुलरिटी या लीक हुए पूरी ईमानदारी के साथ कंडक्ट हो जाए। लेकिन पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स का दर्द तब तक ही इंपॉर्टेंट लगता है जब तक उस दर्द का निशाना सामने वाली पार्टी हो। दिल्ली में जब प्रोटेस्ट हुआ तो ओपोजिशन का कहना था स्टूडेंट्स के साथ अत्याचार किया जा रहा है, लाठीचार्ज हुआ तो डेमोक्रेसी खतरे में आ गई, और तो और स्टूडेंट्स की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब झारखंड में जब अपनी गठबंधन की सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं तो वही पॉलिटिकल लैंग्वेज धीरे धीरे बदलती हुई दिखाई देती है। अब स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम से ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम दिखाई देने लगती है और यही से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम नेताओं की नहीं बल्कि इस देश की आम जनता की है, जो खुद ही इतनी पॉजिटिव और सिलेक्टिव है। अगर कोई बीजेपी को सपोर्ट करता है तो वो खुद उनकी गलतियों पर पर्दा डालते हुए उन्हें डिफेंड करने की कोशिश करता है। कोई कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करता है तो उनमें उन पार्टियों की गलतियां देखने के बजाय उन्हें सिर्फ बीजेपी में ही गलती दिखाई देती है। तो जब इस देश की जनता ही डिवाइड हो चुकी है तो इन नेताओं के लिए रूल करना और भी आसान हो जाता है। और मुझे शायद ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि जब जब हमारा देश इस डिवाइड एंड रूल के चक्कर में फंसा है तब तब हमारे देश का सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हुआ है। मैं बस जाते जाते आपसे यही कहना चाहूंगा कि हुकूमत की सबसे बड़ी ताकत उसकी कुर्सी नहीं होती, उसकी ताकत होती है वो जनता जो उसके सामने खड़ी होती है। लेकिन जब वही जनता अपने अपने नेताओं के पीछे खड़ी होकर एक दूसरे से ही लड़ने लगे तो फिर हुकूमत को किसी से डरने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम उनकी हर गलती को अपनी मोहब्बत में छुपा लेते हैं और दूसरे की गलती को देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना देते हैं। किसी को कोई नेता गलत लगे तो वो देश विरोधी है, किसी को वही नेता अच्छा लगे तो वो अंधभक्त है। इसी नामकरण में हम असली सवाल पूछना भूल जाते हैं कि जिस कुर्सी पर आज वो बैठे हैं कल उस पर कोई और बैठा होगा, मगर उस कुर्सी का बोझ हमेशा हमारे ही कंधों पर होगा। इसीलिए अपने नेताओं से मोहब्बत कीजिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि उनकी गलतियां आपको नजर ही ना आए। उनकी तारीफ करनी है तो कीजिए, मगर इतनी भी नहीं कि कोई उनसे सवाल पूछ ले तो वो गुनाह बन जाए। क्योंकि देश को भक्तों की भीड़ नहीं बल्कि सवाल पूछने वाली जनता चाहिए। और जिस दिन हमने बीजेपी, आप, कांग्रेस या किसी भी दूसरी पार्टी से पहले अपने देश को ऊपर रखकर सोचना शुरू कर दिया, उस दिन ये नेता हमें बांट कर वोट नहीं ले पाएंगे, उन्हें अपने काम के बल पर ही वोट मांगने पड़ेंगे। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।